शाह अलेक्जेंडर, आपकी निगाहें बता रही हैं कि आप ही शाह अलेक्जेंडर। मैं शाह बेसुस के सिपाह सलार की बेटी शाह का पैगाम आप तक लेकर आई हूँ। तो क्या बैक्टीरिया के सिपाह सलार ने? रुखसाना, रुखसाना नाम है हमारा। शाह बेसुस की ओर से आपके लिए एक तोहफा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम अमकन जिलीबी माइकल सीजयोडी सांता। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे मैं आज की को रोस्ट कर रही हूँ। हाँ, मैं आज अल्मास जैकब को रोस्ट करने जा रही हूँ। लेकिन आज का टॉपिक डिस्क्लेमर देख कर समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक है 1 मिनट ज्ञान। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस मैंने डाउनलोड कर दी है जो मेरे पास है। और अल्मास जैकब की 1 मिनट लाइफ ज्ञान की यानी कि 1 मिनट नॉलेज जो है वो मेरे हिसाब से ऑफेंसिव होते हैं और किसी को भी ऑफेंड कर सकते हैं। तो आपकी सुरक्षा करने के लिए आप हेडफोन इस्तेमाल करें। नहीं भी की तो चलिए कोई बात नहीं, इज्जत के। तो मेरी रोस्टिंग में सिर्फ वही ऑफेंस होते हैं जिसको मैं टारगेट करती हूँ। उसके अलावा बाकी सारे लोग मज़े से लेते हैं एंटरटेन। तो क्या ना, आज मैं अल्मास जैकब को जो पहला 1 मिनट ज्ञान है उससे रोस्ट करने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं। वेलकम टू अल्मास जैकब लाइव और आप देख रहे हैं 1 मिनट ज्ञान। क्या आपकी बीवी झगड़ालू है और आप उसकी वजह से बहुत परेशान हैं? हो सकता है कि आपकी बीवी भी आपके बारे में यही सोचती हो। तो अजीजों, याद करो जिस दिन आपकी शादी हुई थी आपने कुछ वादे खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए किए थे। अगर आप वो वादे याद नहीं करना चाहते तो भी खुदा के कलाम को इज्जत देते हुए जानो कि खुदा का कलाम कहता है कि शोहर अपनी बीवी से ऐसी मोहब्बत करे जैसे मसीह ने कलीसिया से की और कलीसिया के लिए अपनी जान दे डाली। और इसी तरह शोहरों को अपनी बीवियों से ऐसी मोहब्बत करनी चाहिए जिस तरह वो अपने जिस्म से करते हैं। मुझे यकीन है कि आप अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत रखते हैं, मगर आज अपनी मोहब्बत को नेक्स्ट लेवल पर ले चलें। इसी तरह बीवियों को चाहिए कि वो अपने शोहरों की ताबेदार रहें और हर चीज में उसकी इज्जत करें, क्योंकि शोहर बीवी का सर है जैसे मसीह कलीसिया का सर है। और जिस तरह कलीसिया मसीह के ताबे है वैसे ही बीवियों पर फर्ज है कि वो अपने शोहरों की ताबेदार रहें। तो अगर आप एक दूसरे में गलतियां निकालने के बजाय खुदा के कलाम पर खुद अमल करें तो मुझे यकीन है कि ना आपकी बीवी झगड़ालू रहेगी और ना ही आपकी बीवी को आप झगड़ालू लगेंगे। यहाँ पे बीबी और शौहर की बात चल रही है और शौहर को कभी कभी लगता है कि शौहर को लगता है कि बीबी झगड़ेलू है, बीबी से कैसे प्यार से बात की जाए। तो अल्मास जैकब का यह कहना है कि हो सकता है कि आपकी बीबी आपके बारे में ऐसा ही सोचते हो जैसा आप उसके बारे में सोचते हैं। मैरिज लाइफ की जब बात आती है, देखो झगड़ा को शादी के बाद का मसला कौन होता है? झगड़ा कौन करता है? जिनके पास झगड़े करने का मुद्दा हो यानी कि टॉपिक हो। ज़्यादा आजकल की फैमिली में ज़्यादातर झगड़े का मुद्दा
बीवी ने ही उठाती हैं और बाद में शहर में अपनों को डिफेंड करने को होते हैं। तो बीवी तो झगड़े का मुद्दा कोई भी हो, बीवी झगड़े का मुद्दा कोई भी उठा सकती है। जैसे कि मेरा पति काम के लिए दूसरे शहर पे गए हैं और मैं अपनी शहर में अकेली बैठी हूँ। तो जब काम ख़त्म करके पैसा लेके बाहर मेरे पास आएंगे तो मैं किस मुद्दे पे उठाऊंगी? यही उठाऊंगी कि तुम पहले मेरे साथ हमेशा रहने के लिए वादे की है, लेकिन शादी के बाद तुम बहुत बदल गए हो, तुम मेरे साथ कभी रहता ही नहीं है। 5 दिन नहीं रहता, लेकिन बीबी ऐसे बात करेंगी जैसे 5 साल। हाल तब शहर को कहना पड़ेगा कि मैं तो हमारी शादी के बाद खुशहाल जिंदगी के लिए पैसे कमाने वाला हूँ और आज के 5 दिन जो तुम्हारे साथ नहीं रह पाया तो उसके वजह एक बड़ी प्रोजेक्ट था जिसकी कामयाबी में मुझे इतनी पैसा मिलता कि हम दोनों आराम से जिंदगी बिता लेंगे है। अगर लेकिन पत्नी बीबी कहाँ सुनने वाली होती है, बस झगड़ा करने के लिए ये और बहाना है। तो तुम तो शादी के पहले ऐसा नहीं है, शादी के बाद तुम बहुत बदल गए हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती वगैरह वगैरह। ये है पहली मुद्दा। अब मैं बात करूंगी दूसरी मुद्दा पे। अब दूसरी मुद्दा ये है कि एक इंजीनियर अपनी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए किसी नेशनल चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ बात डिस्कस की है और उसके बाद अपने लिए 5 कमांडर चुने थे। मेरा मतलब है 5 कॉलीग्स चुने थे जो अपनी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए काम आए हो। और उनमें से एक कॉलीग एक औरत है जो नेशनल सिक्योरिटी की चीफ एग्जीक्यूटिव है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंट है। तो अपनी बीबी और बच्चे को संभालने के लिए अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है ताकि जब कामयाब हो तो बीबी और बच्चे के साथ सेलिब्रेट कर सके और जब और देश को उस मकाम तक पहुंच सके ताकि अपनी मुल्क में खुशहाल जिंदगी बिताएं। तो
जानाना कॉलीग के साथ एक बातचीत डिस्कशन में 3-4 दिन जुड़े रहते हैं और वो राजस्थान के पोरकर में जाते हैं। तो अचानक आप शोहर की देश का दुश्मन की जो जासूस है वो अपने आप को शहर की यूनिवर्सिटी के क्लार्क बताकर और अपनी बीवी को ये इंफॉर्मेशन दी है कि आपने ये शोहर अपनी जानाना कॉलीग के साथ मौज हनीमून करने निकल रहे हैं। तो बीबी ये बात सुन के हैरान होकर राजस्थान में पहुंच गई है और अपनी शोहर को जानाना कॉलीग के साथ देखने को मिलते हैं। तो बीबी गुस्से में आके शहर को डिवोर्स देने की बात करते हैं और वो उसी तैयारी में लगे रहते हैं। लेकिन अचानक पता चलता है जो जानाना का कॉलीग है वो सिर्फ एक कॉलीग है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और हनीमून की तो कोई बात ही नहीं है। और जिस जगह पे शहर हनीमून कर रहा है बीबी समझती है वही वो जगह है जो मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कामयाब होनी है। तो जब कामयाब हो जाता है तो बीबी क्षमा मांगने के लिए शहर को कॉल करता है। तो बीबी शहर के सामने इसी मुद्दे पे झगड़ेलू निकलती है। लेकिन यहाँ पे तो बीबी की ही गलती है। तो बीबी की गलतियों को शहर के क्यों संभाले। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ पे हाँ, तो आल्मा जैकब का कहना है कि याद रहे आप खुदा को हाजिर नाजिर करके कुछ वादे किए हैं। बीबी को उतनी प्यार करो जितना प्यार यीशु मसीह खुदा के साथ की है और उतनी प्यार करो जितनी यीशु आप अपने जिस्म से करते हो। अच्छा, मतलब अपनी जिस्म को चाबुक से मारे। और यहाँ इंजीनियर शहर और नेशनल मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए जो अपनी बीबियों की गालियां सुननी पड़ती है, बीबी से के मुंह से ताला का सुनने की नौबत आ जाते हैं। वो कुछ नहीं तो अपनी शहर को क्या प्यार करती हैं। तो शहर को शायद नफरत भी की होगी। हाँ, तो यहाँ बीबी अपनी मुल्क के खिलाफ जाती है। जो बीबी अपनी शहर की मुल्क के खिलाफ जाती है वो भी शहर की दुश्मनों को भरोसा करके और जहाँ शहर की मुल्क बीबी की मुल्क एक ही मुल्क है,
भाई उन बीबी के साथ शेर को क्या हासिल करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। और हाँ मिस जैकब, आप भी लिख कर भेजना, ओके। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शहर के मायने 25,000 और बीबी को रोज 1 लाख रुपए की सलवार कमीज चाहिए। है तो आपको ये कहना चाहिए था कि हाँ, अगर शहर जहाँ गलत हो वहाँ माफ़ी मांग लेंगे, और बीबी जहाँ गलत हो वहाँ वो माफ़ी मांग लेगी। ऐसे शोर से हमें क्या फायदा होगा, ये तो खुदा ही जाने। ओके, नेक्स्ट वीडियो पे जाती हूँ। वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। आप देख रहे हैं 1 मिनट ज्ञान। कैली जेनर ने अपनी बेटी स्टोमी को उसके होम स्कूल के पहले ही दिन $12,000 का बस्ता लेकर दिया। अब इस न्यूज को देखते ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इतने पैसों में तो गरीबों को खाना खिलाया जा सकता था। तो पहली बात तो ये है कि ये उसका पैसा है, वो चाहे जो मर्जी करे, और जो हरकत इसने की है वो किसी सूरत में भी काबिले तारीफ नहीं है। बच्चों को इस एज में चीजों की कीमत से ज्यादा उसकी वैल्यू सिखानी चाहिए। जो बस्ता स्टोमी के पास है और जो दूसरे बच्चों के पास होगा, उन दोनों का मकसद सिर्फ लंच बॉक्स और किताबें रखना है। इससे बढ़कर उस बस्ते की कोई वैल्यू नहीं है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, वो बूढ़ा होकर भी उसे हरगिज ना मुड़ेगा। इसलिए अगर आप अमीर हैं तो अपने बच्चों को चीजों की कीमत के बजाय उनकी वैल्यू सिखाएं, वरना वो सारी जिंदगी लोगों की कीमत लगाते रहेंगे और हो सकता है कि आपकी भी एक कीमत लगा दें। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि केली जेनर की बेटी की स्कूल बैग के लेके मुझे को बहुत खड़ी सुनाई है। तो हुआ ये यूँ है कि केली जेनर अपनी बेटी की स्कूल के पहले दिन में $12,000 की बैग खरीदी है। $12,000। तो आलमस शेखब का कहना है कि जो दूसरे बच्चों के जो स्टॉमी जेनर के पास जो बैग होगी और जो दूसरे स्टूडेंट के पास जो होगा, वो सिर्फ किताबें और किताब और टिफिन कैरी करने की क्षमता रखती है और कुछ क्षमता नहीं रखती। तो कलाम अलमस शेखब का ये कहना है कि कलाम मुकद्दस का कहना है कि किसी चीज़ की कीमत सिखाने के बजाय किसी चीज़ की वैल्यू सिखाना जरूरी है, ताकि इंसान बाकी पूरी जिंदगी अपनी दूसरों की वैल्यू करते रहे। इसलिए अगर आप अमीर हैं तो आप किसी चीज़ की कीमत से जज ना करें, बल्कि उस चीज़ की वैल्यू से जज करें। अगर कीमत से जज करोगे तो हो सकता है कि पूरी जिंदगी में दूसरों को कीमत लगाएगा, और हो सकता है आपकी कीमत लगा सकता है। और स्टॉमी जेनर के बैग की कितनी कीमत कितनी है? $12,000 के। तो $12,000 और तो बहुत महंगी है ना। हाँ, साउथ एशियन लोगों के लिए $12,000 की स्कूल बैग महंगी हो सकता है, लेकिन
अमेरिकन लोगों के लिए, यूएस लोगों के लिए बहुत सस्ते बैग होंगे, क्योंकि आज एक 1% की जो गरीबी रेखा है वो है $12,000 अमेरिका में। जो लोकल पॉवर्टी लाइन है वो $12,000 और 15,000 पॉवर्टी लाइन ही जो 2 लोगों को कैरी करता है, तो $15,000, $18,000 4 लोगों की फैमिली हो तो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी की रेखा है जो अमेरिका है वो $21,000 और अगर जॉइंट फैमिली हो तो $36,000 की गरीबी रेखा। हाँ, जहाँ गरीबी रेखा ही $30,000 यूएस डॉलर की हो तो वहाँ $12,000 तो बहुत सस्ते होते हैं। तो 12,000 और अमेरिका में जो दूसरे लड़कियों की दूसरे स्टूडेंट के जो स्कूल बैग है वो भी $15,000 की होगी ही, क्योंकि और हो सकता है कि स्टॉमी आपने जो बैग कैरी करती हो वो आगे चलकर अपनी पिकनिक की सामान उस बैग के लिए उस बैग इस्तेमाल करा जाए। मेरे पास अभी जो बैग है वो ₹2,000 की है, लेकिन आखिरी यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ाई की है तो पहले 2 साल में ही मेरी बैग की जो हैंड रोप है वो टूट गई है। अब मैं और ऐसे नौबत आ गई है कि उस बैग को मैं स्टडी बैग के रूप में इस्तेमाल ही नहीं कर पाती। तो ये तो है आमिरी की असली औकात। ओके, अब मैं दूसरे वीडियो देखने जा रही हूँ। वेलकम टू मास जेकब लाइव। आप देख रहे हैं 1 मिनट ज्ञान। आपने आज के बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बात बात पर गालियां निकालते हुए जरूर सुना होगा और उनकी गालियां सुन सुनकर आपने भी जरूर गालियां निकालना शुरू कर दिया होगा। लोग गालियां निकालने वाले पर उससे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं जो गालियां नहीं निकालता। आजकल इस गुनाह को अपना फर्ज समझकर अदा किया जा रहा है, जबकि खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा है कि गालियां बकने वाला खुदा की बादशाही में हरगिज दाखिल नहीं होगा। अब खुद सोचें, क्या जन्नत में लोग एक दूसरे को गालियां देकर बात करते होंगे? हरगिज नहीं। गालियां निकालना इतना भी छोटा गुनाह नहीं है जिसे खुदा आसानी से माफ कर देगा। इंग्लिश में गालियां निकालने को कर्सिंग यानी लानत करना कहते हैं। जब इतने लोग लानतें बांट रहे होंगे तो दुनिया का तो ये हाल होगा ही। इसलिए अपना फर्ज समझते हुए जब आप किसी को गालियां निकालते हुए सुने तो उसे टोक कर कहें, भाई ये गालियां आपकी शायाने शान नहीं है, प्लीज मत निकालें। वाह, क्या खूबसूरत बात कही है आलमास जेकब ने। हम तो जैसे एक दूसरे को गालियां देते हैं, वाह, और आप हमेशा खूब अच्छी बातें बताते हैं।
तो फिर कैरी मिनाटी की कंटेंट पे कैरी मिनाटी को बेगैरत, लानत का, शैतान की पुजारी कौन कहता है? हाँ? तो गालियां वो लफ्ज है जो ऐसी बातें आपको ऐसे वर्ड से आपको एड्रेस कर रहे हैं, किया जाता है जो आप नहीं हैं, और जो सुनते ही आपको गुस्सा आ गया होगा। तो कैरी मिनाटी के बारे में मैं अपना ओपिनियन देना चाहती हूँ। कैरी मिनाटी जब कहता है सुप्रभात बुशरा बीबी वालों, तब हमें लगता है कि ये उन लोगों को बिस्मिल्लाह में एड्रेसिंग कर रहे हैं जिनकी वजह से आम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही हूँ, वरना आज ये वीडियो भी 18 प्लस करनी पड़ती है। तो कैरी मिनाटी को दूसरी बार एक्सपोज करते हुए, पहली 2 बार एक्सपोज करते हुए, कैरी मिनाटी को बेगैरत, बेशरम, बेअक्ल कौन कहता है? हाँ? कैरी मिनाटी दिल्ली के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है। कैरी मिनाटी हमसे ज़्यादा अक्लमंद है, इसीलिए तो आज कैरी मिनाटी एशिया की नंबर 1 यूट्यूबर। कैरी मिनाटी को 2.5 करोड़ सब्सक्राइब कर चुके हैं, जहाँ आपके अल्मास जैकब के जैसे शुद्ध वार्तालाप करने वालों को 1.5 लाख भी नहीं है, और मेरा तो कोई सब्सक्राइबर तो है ही नहीं, तो मैं क्या कहूँ। ओके, तो मेरा को तो तो आप अगर किसी को बेगैरत, बेशरम, बेअक्ल और बेशरम तो याद है अल्मास जैकब, जब तुमको एड्रेस करके कैरी मिनाटी ने एक वीडियो बनाया था, तुमसे तमीज से पेश आए थे। तो यहाँ पे, और तब तुमने इल्यूमिनाटी को कैसे एक्सपोज करता था? हाँ, मैं अब तुमको डेमो देती हूँ। वेलकम वॉचर्स, मैं हूँ अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं अफगान जिलेबी माइकल सीजरियो डी सांता इल्यूमिनाटी एक्सपोज। अफगान जिलेबी माइकल सीजरियो डी सांता औरत है, इल्यूमिनाटी की शैतान भी एक औरत है। अफगान जिलेबी माइकल सीजरियो डी सांता निकाब करती है, इल्यूमिनाटी निकाब करते हैं। अफगान जिलेबी माइकल सीजरियो डी सांता
पर्दा करती है, इल्यूमिनाटी भी पर्दा करते हैं। अफगान जिलेबी माइकल सीजरियो डी सांता हमजिनस है, इल्यूमिनाटी भी हमजिनस को प्रमोट करते हैं। इसीलिए अफगान जिलेबी माइकल सीजरियो डी सांता इल्यूमिनाटी कंफर्म। जिनके पास तमीज हो, गैरत हो, अकल हो, उनको जब बेअकल, बेशरम, बेगैरत कहा जाता है तो इससे बड़ा गाली कौन हो सकता है। हम भी इससे इतना गालियां नहीं देते जितना गालियां ये लोग पेश कर रही हैं। तो खैर हम क्या बोले, दूसरों को खुद गालियां देता है और दूसरों को गाली देने से मना करते हैं। हाँ। एक बार नरेंद्र मोदी भी कहा था, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगर होती तो आलमास को तुम इतना हिपोक्रेसी नहीं दिखाते। खैर तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा काम। अब मैं चलती हूँ दूसरे वीडियो की ओर से। वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं 1 मिनट ज्ञान। आपने तो सुना ही होगा, कदर खो देता है हर रोज का आना जाना। अगर आपके घर में आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपकी भाभी या कोई भी झगड़ालू है और आपकी शादीशुदा जिंदगी खराब करने की कोशिश करता है तो अपनी बीवी को लेकर अलहदा रहें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है आदमी अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। सो उन्हें उनके हाल पर छोड़ें और अलग रहें। ऐसा करने से आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। कभी कभी मिलते रहने से जिन रिश्तों को एक दूसरे की इज्जत कदर नहीं थी वो भी एक दूसरे की कदर करने लग जाएंगे। लेकिन अगर आपकी बीवी ही झगड़ालू है तो उसका कोई हल नहीं है। ये तो खैर मजाक था। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि खुदा के कलाम में मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में क्या हदायत दी गई है। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आप इसके बारे में क्या ही बोले। खैर ये थी 1 मिनट ज्ञान की पहली एपिसोड। तो अलमान शेखब का कहना है कि आपके घर में अगर माँ बाप, भाई बहन, भाभी, जीजा कोई भी हो और कोई भी इंसान अगर झगड़ेलू हो और आपकी नई शादीशुदा जिंदगी को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपनी बीवी को साथ देकर एक अलग दुनिया बसा लें। अपनी फैमिली से अलग होकर एक न्यूक्लियर फैमिली बसा लें। क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये कहा है, यानी कि बाइबल में ये कहा है कि आदमी अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी को ज़्यादा प्यार करेगा। तो अगर आप अपनी बीवी को के साथ न्यूक्लियर फैमिली बसाने से पहले आपकी जॉइंट फैमिली के जिस रिश्तेदारों को आपकी इज्जत का कदर नहीं थी, उसके बाद अपनी इज्जत का कदर करने लगेंगे। ओके। आप अपने नए न्यूक्लियर फैमिली तो बसा लेंगे, लेकिन अपने पुराने जॉइंट फैमिली का क्या? वो तो झगड़ेलू ही तो रहेंगे, है ना। तो झगड़ा करने से तो बात तो नहीं आएंगे। अगर झगड़ा करने से बात आते होते
तो आपके पास आ चुके होते, लेकिन ऐसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये लोग झगड़ा करने से बास नहीं आते हैं। तो आप अगर न्यूक्लियर फैमिली के बसाओगे ना, तो पहले दिन ही जॉइंट फैमिली के उस झगड़ेलू रिश्तेदार और आपको बुलाने की कोशिश करेगा ताकि आप अपनी बीवी के साथ रह ही ना सको। और ऐसा साउथ एशियन की फैमिली लोगों के साथ हुआ है। कई सारे फैमिली है तो इंडिया में किसी लड़की से प्यार करता था, तो लड़का किसी लड़की इंडियन लड़की से प्यार करता था, शादी भी की, लेकिन सुहाग रात की दूसरे दिन गुजारने से पहले सुहाग रात की तीसरे दिन गुजारने से पहले रिश्तेदार ने कॉल किया, मैं बीमार हूँ, तुम यहाँ आओ। तो लड़का वहाँ चला जाता है और जबरदस्ती लड़का को किसी दूसरी लड़की से शादी कराता है, और पहली जो लड़की जो जिससे लड़का प्यार करता था उससे घर बसा नहीं पाया है, और बाद में उसी औरत के कोख में पैदा हुआ बेटा अपनी पिता के घर में नाजायज कहला आया। तो अपनी झगड़ेलू रिश्तेदार से मत भागो, बल्कि उसका सामना करो और उसे अपनी जॉइंट फैमिली से हटाओ, क्योंकि वो वो तुम्हारी पैसों, वो रिश्तेदार तुम्हारी जॉइंट फैमिली की पैसे खाकर अपना मनमानी चला रहा है। अगर वक्त से पहले उसे अपनी जॉइंट फैमिली से हटा दोगे तो वो दूसरी दुनिया में जाएगा, जो कुछ भी करेगा कम से कम तुम्हारी फैमिली में कोई असर तो नहीं होगा, लेकिन उसे न हटाने के बजाय अगर तुम हट जाओ तो वो तुम्हारी जॉइंट फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए जरूर आएगा। कैसर को भी यही हाल हुआ था, और कैसर भी यही हाल का इसी का शिकार बने थे। तो ये तो थी 5 मिनट का ज्ञान। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जाऊंगी, देखती हूँ क्या मिलता है। वेलकम टू अल्मास जैकब लाइव। आप देख रहे हैं 1 मिनट ज्ञान। आप में से वो जवान जिन्होंने शादी के लिए लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट कर रखा है, जो आपके ख्याल से आपसे सच्ची मोहब्बत करता है, तो लाइफ का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि मोहब्बत आखिर होती कैसी है। खुदा का कलाम हमें बताता है कि मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेही नहीं मारती और फूलती नहीं, नाज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है और सब बातों की बर्दाश्त करती है। तो अगर आपके सिलेक्ट किए हुए पार्टनर में आपको लेकर सब्र और बर्दाश्त नहीं, वो आपको मोहब्बत का वास्ता देकर नाज़ेबा काम करने को कहता है, सेल्फिश है, आपकी तरक्की से जेलस होता है, या खुदा के कलाम में बताई गई मोहब्बत के मुताबिक नहीं, तो आपके पास चांस है कि आप इस रास्ते से मुड़ जाएं, वरना बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं। तो अल्मास जैकब आपने बिल्कुल सही कहा। मोहब्बत अब दयावान है, मोहब्बत मेहरबान है, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, आपकी
आपको बदी की नहीं बल्कि नेकी की राह पे चलाते हैं। मोहब्बत सेल्फिश नहीं होती और मोहब्बत हमेशा के लिए होती है। तो अगर मेरी लाइफ पार्टनर शादी के बाद सेल्फिश होने की कगार पे है, आपके साथ कुछ गलत कर आते हैं, आपको सही रास्ते पे आने पे नहीं ले जाते हैं, तो आपके हर अच्छी ख्वाहिश पे माना करते हैं, तो आपको एक रास्ता है यू टर्न लेना, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। ओके, बाद में उसको पछताना पड़े तो पड़े, लेकिन आप ऐसा क्यों कहते हैं? हाँ? है। आपने अगर सच्ची मोहब्बत की है तो शादी के बाद क्या आप इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करना छोड़ चुके हैं? क्या आप होमोसेक्सुअल लोगों को लानत नहीं देते? क्या आप साइंटिस्ट के खिलाफ नहीं जाते? क्या मैजिक करना आप प्रमोट करते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। आप वही काम करते हैं जो इंसानियत धर्म के लिए सही हो, लेकिन इंसानियत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आप इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करते हैं, आप होमोसेक्सुअल को लानत देते हैं, आप जो धर्म के रास्ते में नहीं चलता उसे जहन्नम में घोषित कर देते हैं। और जो मैजिक करता है उसको आप इनकरेज नहीं करते, बल्कि उसको जहन्नम में धकेल देने की कोशिश करते हैं। जो स्लैंग वर्ड यूज करता है आप उसको तब भी आप भी तो गालियां देते हैं, बेगैरत, बेशरम, बेअकल। भाई हिंदू स्वास्तिका को आप शैतान मानते हैं और कैप्टन अमेरिका के बारे में आप उल्टी सीधी बात तो कह ही देते हैं। मैं पिछले वीडियो में ही मैं पिछले वीडियो में ही कह चुकी थी, लेकिन आप तो है कि मानते ही नहीं। आपका दिल है यहाँ पे पत्थर की शान, वो मैं नहीं जानती। हाँ? तो आप जब शादी करने के बाद ही अभी आप गुनाह करना नहीं छोड़ते हैं, तो आप कैसे सच्ची मोहब्बत की मोटिवेशन दे सकते हैं? पहले जो गुनाह करते आए हो अभी तक वो छोड़ दो, सच्ची मोहब्बत अपने आप आएगी। खैर, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक करें, मैंने क्या क्या गलती की है वो भी कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा लोगों को। हाँ, इस बार मैं डिसलाइक करने वाले को अप्रिशिएट करती हूँ।
और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अगली बार फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। चलती हूँ।